हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो आज जो हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी उसका हम लेक्चर फोर्थ लेके आए हैं और मैंने आप लोगों के लिए पहले ही बता दिया कि जो लेक्चर अपना फोर्थ होगा उसमें हम करेंगे बीबीटी सिद्धांत की कमियां। किसको करेंगे आप? बीबीटी सिद्धांत की कमियां, मतलब लिमिटेशन ऑफ बीबीटी थ्योरी। ठीक है ना? जो स्टूडेंट मेरे से इस लेक्चर से जुड़ रहे हैं मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि देखो, आप लोग पहले लेक्चर फर्स्ट को क्लियर कीजिए, लेक्चर सेकंड को क्लियर कीजिए, लेक्चर थर्ड को क्लियर कीजिए, उसके बाद में आप इस लेक्चर फोर्थ पर आना। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट आपने लेक्चर फोर्थ स्टार्ट कर दिया तो जो आपकी बेसिक चीज है, थ्योरी है, जो बीबीटी, वो अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगी। तो कॉमन सी बात है, अगर थ्योरी का ही पता नहीं है आपको तो फिर सिद्धांत की उसकी कमी कहां से बता पाओगे आप लोग? आगे नहीं मेरी बात समझ में? इसलिए पहले आप लेक्चर फर्स्ट को देखना, सेकंड को देखना, थर्ड को देखना, उसके बाद में लेक्चर फोर्थ पर आना आप लोग। ठीक है ना? और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि देखो, इस वक्त जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं जो इधर उधर के चक्कर में फंस चुके हैं उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि देखो, इनऑर्गेनिक तो जैसे तैसे आप लोगों की धक्का प्लेट में चलती जा रही है। वैसे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता लग रहा है आपको क्या होने वाला है। ठीक है ना? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर भी चलोगे, ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो हमारी को चलने दो। लेकिन बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है ये आप लोग भली बात ही जानते हो, और क्या होने वाला है ये भी आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक और फिजिकल में क्या होने वाला है। ठीक है ना? इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग कंपेयर करते चलिए। देखो, जब तक आप लोग कंपेयर नहीं करोगे तब तक इस चीज का पता कैसे चलेगा कि यार कौन बेस्ट है। आगे नहीं मेरी बात समझ में? यार तब आप कंपेयर करोगे तभी पता चलेगा इस चीज का कि यार ये क्या करवा रहा है और ये क्या करवा रहा है। दोनों के पढ़ाने में डिफरेंस ऑटोमेटिक आप लोगों को खुद को ही पता लग जाएगा। ठीक है ना? आगे नहीं मेरी बात समझ में? जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे तब तक इस चीज का आपको पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों के पास में मोबाइल है, कहीं पर भी जहां पर भी है सबके चैनल चल रहे हैं, आपको पता मोबाइल में बस सर्च करना, सर्च करते ही आपको पता उनकी जो भी है चैनल खुल जाएंगे आप लोगों के। इसलिए आप देखते चलो लेक्चरों को, लेक्चरों की कंपेयर करते चलो कि यार ये क्या करवा रहा है और ये क्या करवा रहा है। आगे नहीं मेरी बात समझ में? और एक चीज और कि भैया, अगर आप लोगों को धक्का प्लेट में चलाने के यार बीएससी और हमारी सब्जेक्ट धक्का प्लेट में चले तो हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें तो डिग्री मिल जाए। एक बात बताओ, मैं आप लोगों से पूछता हूं यार, अगर ऐसी डिग्री आप लोगों को मिल भी गई तो क्या कर लोगे आप लोग? नहीं, घर पे जाकर उसको टांग देना, बढ़िया शोभा देगी। आगे नहीं बात समझ में? अगर ऐसी डिग्री मिल भी गई तो उस चीज का कोई मतलब नहीं भाई। जिस डिग्री को हम प्राप्त कर रहे हैं कम से कम उस डिग्री का मतलब तो पता होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का मतलब तो पता होना चाहिए। आगे नहीं मेरी बात समझ में? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप एक बेस्ट जगह का सिलेक्शन कीजिए, कोई भी हो। मैं मेरे से मतलब नहीं है, कोई भी हो, XYZ, चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो। जब आप लोग एक बेस्ट जगह को अगर आप लोग चुनते हो, सिलेक्शन करते हो, तो आप लोगों को पता है सभी अगर बेस्ट पढ़ाने वाले हो गए तो रिजल्ट तो ऑटोमेटिक उछलता है। सब्जेक्टों में इतनी ज्यादा क्लियरिटी आ जाती है कि ऑटोमेटिक एक एक चीज का आप रीजन देने लग जाते हो। देखो, जिस सब्जेक्ट में आप रीजन देना चालू कर देते हो, क्यों का जवाब देना चालू कर देते हो, तो भाई ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है समझ जाना, वहीं पर आपकी सब्जेक्ट सॉलिड हो गई। आगे नहीं मेरी बात समझ में? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई बीएससी है, जो भी सब्जेक्ट है, आप उसको धक्का प्लेट में मत चलाओ, सिस्टमेटिक तरीका से चीजों को क्लियर कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ही आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगी। ठीक है ना? मैं फिर बोल रहा हूं, जिस डिग्री को हम कर रहे हैं, बीएससी की जिस डिग्री को हम कर रहे हैं या एमएससी की जिस डिग्री को हम कर रहे हैं, कम से कम उस डिग्री का मतलब पता होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का मतलब पता होना चाहिए। ये नहीं सब्जेक्ट का ही अता पता नहीं और चलती जा रही है गाड़ी। ठीक है ना? इसलिए आप खुद समझदार हो, एक अच्छी जगह का सिलेक्शन कीजिए जिससे अच्छी नॉलेज मिले और अच्छी परसेंटेज बने। क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर सब्जेक्ट में नॉलेज होगी तो परसेंटेज तो ऑटोमेटिक ही बनेगी। आगे नहीं बढ़ समझ में? मैं फिर बोल रहा हूं, जहां पर आप क्यों के रीजन देना चालू कर दिए, कोई पूछे आपको ऐसा क्यों होता है और अगर आप वहां पर जवाब दे रहे हो, इसका मतलब आपकी वो सब्जेक्ट बहुत अच्छी है। चलो ठीक है, आप अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। वैसे तो आप लोग सभी समझदार हो, ठीक है, बाकी का अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है रुपया आपका, कैरियर आपका और सिलेक्शन आपका। अगर मैं आपको मेरे बुलाने से बुलाऊं तो आप मेरे बुलाने से नहीं आ रहे। कोई अगर और रोकना चाहे आपको, उसके रोकने से आप नहीं रुक रहे। कॉमन सी बात है, कॉलेज के स्टूडेंट हो, हर चीज को एक अच्छी तरीका से जानते हो कि यार कौन सी जगह तो हमारे लिए सही है, कौन सी चीज हमारे लिए सही नहीं है। आगे नहीं बात सही है? जब भाई कॉमन सी बात है, जब आपका रुपया ही लग रहा है, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीका से हो रहा है कि भाई रुपया भी लग रहा है और लास्ट में उसका कोई मीन ही ना निकले, तो यार एक बात होता मतलब क्या हुआ भाई? रुपया लग गया, टाइम खराब हो गया और फिर लास्ट में कोई मतलब भी नहीं निकला उस चीज का, ना नोट्सों में क्वालिटी, ना पढ़ाने में कोई क्वालिटी। तो एक बात बताओ ना, चीजों को आप पहले तो ये होता है कि भाई चलो ठीक है यार, एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो नोट्स तो ढंग के बनवा रहा है, लेकिन जब नोट्सों के अंदर भी क्वालिटी नहीं और ना कोई समझाने के अंदर के, बस चीजों को हवा में उड़ा रहे हो, यार क्या है?
ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप चीजों को जितना भी हो, किसी के भी पास हो, आप चीजों को उनसे रीजन पूछो। जैसे कोई भी टीचर किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है तो आप उससे उसका मीन्स पूछो कि सर अगर रीजन दे रहा है जब तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे पा रहा है तो आप उससे पूछो, क्योंकि वहां पर आप सीखने को गए हो, आपने वहां पर रुपया दिया है भाई, फ्री में तो कोई पढ़ा नहीं रहा, आप रुपया दे रहे हो तो कॉमन सी बात है चीजों को सीखो, सीखने ही तो गए हो आप लोग वहां पर, ठीक है ना। एक चीज तो ये, और दूसरी चीज ये है कि आज से मैं आप लोगों के लिए नोट्स लिखवाना चालू कर रहा हूं। भैया सुन लो मेरी बात ध्यान से, काफी स्टूडेंटों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर आप नोट्स लिखवाना चालू और करो, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहेगा तो हम लेक्चर तो क्लियर करते जा रहे हैं, लेकिन अब पढ़ने का जब मैटर आए तो बार बार में वीडियो देखना पड़ता है। इसके वजह सर आप कॉपी में मेंशन करवाना चालू कर दो, जिससे कि हम सिस्टमेटिक तरीका से अच्छी तरीके से पढ़ सके और आपके नोट्स सही तरीका से हो सके। तो सुनो मेरी बात, मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट नोटबुक नहीं आए वो नोटबुक ले आना और उतारना चालू कर देना। एक चीज तो ये, ठीक है ना, आप लोगों को 4 पन्ने छोड़ने हैं, 1 2 3 और 4, ऐसे 1 2 3 4 पन्ने छोड़ देने, क्योंकि जो 4 पन्ने आप लोग समझे पुराना मैटर जो मैंने करवा दिया 1 2 3 लेक्चर में, इनको मैं बाद में करवा दूं, इनको मैं देखो इन चीजों को मैं उतरवाऊंगा, इन चीजों को मैं फियर कॉपी में 4 पन्ने क्यों छोड़वा रहा हूं, क्योंकि इनको मैं बाद में करवा दूंगा। अभी तो 5वें पन्ने पर आप हेडिंग डालोगे क्या, बीबीटी सिद्धांत की कमियां, मतलब लिमिटेशन ऑफ बीबीटी थ्योरी। आगे नहीं मेरी बात समझ में, क्या हेडिंग डालोगे, बीबीटी सिद्धांत की कमियां, लिमिटेशन ऑफ बीबीटी थ्योरी। मेरा टारगेट ही होगा, पहले मैं चीजों को बढ़िया अच्छी तरीका से एक्सप्लेन करूंगा, जब आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, क्लियर अब लिखवा दो, पूरा टॉपिक क्लियर होने के बाद ही मैं लिखवाना चालू करूंगा, ठीक है ना। आगे नहीं बात सुनिए। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, देखो भैया मैं एक मीडियम में लिखवाऊंगा, मैं इस वक्त हिंदी मीडियम में लिखवाऊंगा। जितने भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाना, मैं वहां से आप लोगों के लिए नोट सेंड कर दूंगा। इंग्लिश मीडियम के जितने भी नोट्स है मैं आपको सेंड करता चलूंगा, और यहाँ पर जो कंप्लीट मैं हिंदी मीडियम में लिखवाऊंगा, हालांकि मैं टर्मिनोलॉजी यूज करता रहूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन मैं हिंदी मीडियम में लिखवाऊंगा, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए मैं नोट्स सेंड कर दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाना, बस वो यहाँ पर चीजों को अच्छी तरीका से समझेंगे। और यार कॉमन सी बात है, जब चीजें समझ में आ गई तो फिर सारी चीजें सिंपल है, इसलिए इस चीज का तो कोई इश्यू होता ही नहीं। आगे नहीं बात समझ में, क्या बात समझ में आ गई कि चीजों को बढ़िया अच्छे से समझ में आ गए आपको, आगे हाँ सर ठीक है अच्छे से समझ में आ गई, तो फिर ठीक है आप लोगों के लिए नोट्स पीडीएफ या कोई भी हो वो क्या जज करता है, किताब हो कहीं से भी टॉपिक समझने के बाद तो कहीं से भी कर लो, आप कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इसलिए वो मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाए और मैं उन लोगों के लिए नोट्स वहां पर सेंड कर दूंगा। चलो ठीक है, आप अपनी शुरुआत करते हैं। देखो भैया सुनो, आज का लेक्चर 4 है, वो है अपने बीबीटी सिद्धांत की कमियां, मतलब लिमिटेशन ऑफ बीबीटी थ्योरी। तो भैया एक एक लिमिटेशन को बहुत शानदार तरीका से समझना, बिल्कुल निचोड़ दूंगा, और लास्ट में आप ये बोलोगे सर बिल्कुल पूरी लिमिटेशन याद हो गई। मैं एक बार फिर बताता हूँ, बीबीटी की मैं 11 लिमिटेशन करवाने वाला हूँ। देखो भैया बीबीटी की मैं कितनी लिमिटेशन करवाऊंगा, 11 लिमिटेशन करवाऊंगा, और 11 की 11 लिमिटेशन बहुत शानदार और आपको बिल्कुल क्लास में याद हो जाएगी। जैसे हमने बीबीटी सिद्धांत को नहीं किया क्या बीबीटी सिद्धांत को किया था, हमने पता लगाया था बीबीटी सिद्धांत में क्या बोले थे, आप बोल सकते हो। आप पहला पॉइंट आपने ऑक्सीडेशन स्टेट का बोला था, दूसरा हाइब्रिडेशन का बोला था, तीसरा ज्योमेट्री का बोला था, चौथा आंतरिक कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल मतलब इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, पांचवा आपने क्या बोला था, रंगीन और अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय मतलब कलरलेस कलरफुल, पैरामैग्नेट और डायमैग्नेट। छठा पॉइंट आपने क्या बोला था कि भाई जब मेटल और लिगेंड के बीच में जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, मतलब लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता होता है और धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ये लो यार बीबीटी सिद्धांत कमी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही आपको लिमिटेशन करवा दूंगा, और लिमिटेशन क्या जितने भी टॉपिक आएंगे वो ऐसे ही करवाऊंगा मैं बिल्कुल। और लास्ट में आप लोग देखो, जो स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन क्लासों में पढ़े वो अच्छी तरीके से जानते हैं, यूनिट जब कंप्लीट हो जाती है ना तो उसके बाद मैं तुरंत ही उसकी प्रॉब्लम करवा देता हूं। जैसे भाई हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई, उसके बाद यूनिवर्सिटी 5-6 साल की जितनी भी प्रॉब्लम है ना वो अच्छे से करवा देता हूं, जिससे कि लास्ट में जब एग्जाम पास होते फिर बच्चे अनसॉल्व पेपर को देख रहे हैं, नहीं वो उसको पहले से करवा दे, दोबारा उनको देखने की जरूरत नहीं होती। लास्ट टाइम में तो सिर्फ उनको नोट्स ही देखने होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो मैं साथ के साथ करवा देता हूं। ऐसा नहीं कि पहले पूरा सिलेबस करवा दिया और उसके बाद प्रॉब्लमों को सॉल्व करवाने बैठ रहे हो, ठीक है ना, तो तब तक स्टूडेंट को चीजें थोड़ी धुंधली हो जाती है। कोई चीज जब करंट में होती है ना तो वो चीज क्लियरिटी देती है। आगे नहीं मेरे बात समझ में, कोई चीज जब करंट में करवाते हो ना तो वो चीज क्लियरिटी देती है आपकी, ठीक है ना। इसलिए यूनिट खत्म होते ही मैं आप लोगों की प्रॉब्लम है बड़ी अच्छी तरीका से करवा दूंगा, जिससे आप लोगों को पता लग जाए कि यार सर ने पढ़ाया क्या है और एग्जाम में पूछ क्या रहा है, ठीक है ना, सर ने पढ़ाया क्या और एग्जाम में पूछ क्या रहा है। और आपको ये चीज अच्छी तरीके से जानते हो, ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं कि एक भी वर्ड अपने ऐसा नहीं होता जो नोट्सों से बाहर जाता है, बिल्कुल के बिल्कुल नोट्सों में से ही आता है। और सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी क्वालिटी तो क्या होती है यार नोट्सों की, तो ये मान लो कि भाई नोट्स तो सबसे बड़ी क्वालिटी अपनी नोट्स ही है, क्योंकि नोट्सों के अंदर आप लोग देखो कि कहीं पर बकवास वाली कोई कहीं पर चीज नहीं, और इतने शॉर्ट एंड स्वीट मतलब इतने छोटे नोट्स बनेंगे, बहुत शानदार नोट्स। कभी कभी आप देखते हो ना
क्या देखो क्वालिटी वो नहीं होती क्या कोई दो पेचों को 100 में कन्वर्ट कर दे, अरे उनको तो कोई भी कन्वर्ट कर सकता है, दो पेचों के 100 तो कोई भी बना सकता है, लेकिन जो 100 पेचों के दो पेच बना सकता है उसको बोलते हैं क्वालिटी। इसका मतलब आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से आती है। आगे नहीं मेरी बात समझ में? ठीक है, तो करते हैं अपने लेक्चर की शुरुआत। तो जो मैं लेक्चर लेने वाला हूं वो ले रहा हूं बीबीटी सिद्धांत की कमियां, मतलब लिमिटेशन ऑफ बीबीटी थ्योरी। ठीक है, पहले टॉपिक को समझ लो, उसके बाद मैं इसको लिखवा दूंगा। तो देखो बीबीटी सिद्धांत की कमियां, बीबीटी सिद्धांत की कमियां, ठीक है ना, ये थ्योरी में यह कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलो ठीक है, अब एक एक लिमिटेशन को देखते चलना आप लोग ध्यान से। पहली लिमिटेशन की बात करते हैं हम, ठीक है ना, इसकी पहली लिमिटेशन की बात करते हैं। तो बीबीटी सिद्धांतों को, बीबीटी सिद्धांत के आप जब पॉइंटों को फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो पहला पॉइंट था ना उसमें आप एनालिसिस करोगे उस पहली मेजर लिमिटेशन का, तो उसमें ये निकल के बात सामने आती है कि जितने भी उसने पॉइंट बोले वो ज्यादातर उसने किसके बारे में बोले थे, मेटल के बारे में, कि भाई आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, मेटल की आप संकृत अवस्था निकालो, मेटल की जियोमेट्री होती है, उसके बाद अनपेड और पेड इलेक्ट्रॉन भी, मतलब अनुचुंबक और प्रतिचुंबकीय गुण भी डी के इलेक्ट्रॉनों के आधार पर देखते हो कि डी में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हुए तो वो कौन होगा, अनुचुंबकीय, और जी में अगर डी के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन हुए तो वो कौन होगा, प्रतिचुंबकीय। मतलब डी के अंदर अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हुए तो वो कौन होगा, पैरामैग्नेटिक, और डी के अंदर अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए तो वो कौन होगा, डायमैग्नेटिक। मतलब कहने का मतलब है मेटल के पीछे वो हाथ धो के पीछे पड़ गया। हाथ धो के पीछे आप लोगों को समझ गए होंगे कि ज्यादातर उसने अपनी थ्योरी में जो फोकस किया था वो किसको फोकस किया था, मेटल को। लिगेंड पर तो उसने बहुत ही कम फोकस किया था, मतलब हर पॉइंट उसने किसके बेस में बोला था, मेटल के बेस में। इसका मतलब उसकी पहली मेजर लिमिटेशन यहीं से निकल के सामने आती है, क्या बीबीटी सिद्धांत के अनुसार धातु आयन पर अधिक महत्व दिया गया है जबकि लिगेंड के महत्व पर कम ध्यान दिया गया है। क्या हो गई अपनी पहली लिमिटेशन, कि बीबीटी सिद्धांत के अनुसार धातु आयन पर अधिक महत्व दिया गया जबकि लिगेंड के महत्व पर कम ध्यान दिया गया है, क्योंकि जितने भी उसने पॉइंट बोले ज्यादातर उसने किसके बारे में बोले थे, मेटल के बारे में। लिगेंड पर उसने बहुत ही कम फोकस किया था, तो लोग बागों ने उसकी ये कमी बना दी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ये पहली लिमिटेशन सीधी है कि भाई मेटल पर ज्यादा फोकस किया था, लिगेंड पर कम फोकस किया था उसने। चलो ठीक है, अब जो हम दूसरी लिमिटेशन की बात करते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त लिमिटेशन है इसकी। दूसरी लिमिटेशन हम लोगों की ये है कि एक बात बताओ मुझे यार, एक बात बोली थी इसमें कलर प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब स्पेक्ट्रम में व्यवहार तथा कलर प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो स्टूडेंट मेरे से बीएससी सेकंड ईयर में पढ़े थे वो अपने नोट चेक करके देखना, कलर प्रॉपर्टीज में मैंने दो टॉपिक करवाए थे, एक तो डीडी संक्रमण और एक आवेश स्थानांतरण। मतलब एक तो करवाया था मैंने डीडी ट्रांजिस्टर और एक करवाया था मैंने चार्ज ट्रांसफर। ये अब भी हमारे सिलेबस में, एक बात बता देता हूँ, ये आज अब भी सेकंड ईयर के भी सिलेबस में और थर्ड ईयर के भी सिलेबस में जब सीएफटी की लिमिटेशन करवाऊंगा ना मैं आप लोगों को, तो सीएफटी की लिमिटेशन में मैं आपको डीडी ट्रांजिस्टर भी करवाऊंगा और मैं आपको आवेश स्थानांतरण मतलब चार्ज ट्रांसफर भी करवाऊंगा। तो सुन लो मेरी बात ध्यान से कि डीडी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। डीडी ट्रांजिस्टर और चार्ज ट्रांसफर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और ध्यान में रखने दोनों ही कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बीबीटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये किसका कॉन्सेप्ट था, सीएफटी का। जब मैं सीएफटी की एप्लीकेशन करवाऊंगा तो ये दोनों ही पॉइंट निकल कर सामने आएंगे। आगे नहीं बात सही में, इसका मतलब ये बीबीटी की यहाँ पर कमी थी, क्योंकि देखो अभी समझाऊंगा बीबीटी की कमी कैसे रहती है जिसको आगे जाकर सीएफटी इसको दूर करती है। आगे नहीं मेरी बात समझ में, डीडी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण बीबीटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये किसका कॉन्सेप्ट था, सीएफटी का। बीबीटी की एक कमी थी, आगे जाकर सीएफटी की जब मैं आप लोगों को एप्लीकेशन समझाऊंगा तो इन दोनों टॉपिकों पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट उसका क्या हो गया कि संकुलों में स्पेक्ट्रम में विभार तथा रंगीन प्रकृति की व्याख्या बीबीटी नहीं करता। कैसे और समझा देता हूं उसको अच्छी तरीका से। एक बात बताओ मुझे यार, उसने क्या बात बोली थी, उसने अपने पॉइंट में ये बात बोली थी, जो उसने पॉइंट बोला था कि किसी के पास अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन होगा, रंगहीन, कलरलेस, और किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कौन होगा, रंगीन। मतलब उसने कलर प्रॉपर्टीज को किसके बेस पर देखा था, अनपेड इलेक्ट्रॉन और पेड इलेक्ट्रॉन में, मतलब युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स में यहां पर ले लेता हूं, आपको पता उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कलर शो करते हैं, बहुत ही ज्यादा डार्क कलर शो करते हैं। जब लोग बागों ने उससे पूछी कि एक बात बता भाई, बीबीटी पाउली ने दी थी बीबीटी थ्योरी कि एक बात बता यार कि तू अनपेड इलेक्ट्रॉन पेड इलेक्ट्रॉन के बेस पर कलर प्रॉपर्टी देख रहा है, लेकिन यार इनके पास तो कोई कलर होता ही नहीं, इनके पास सॉरी हाँ अनपेड और पेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप लोगों को पता है कि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन फिर भी ये कलर शो करते हैं। मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने आप लोगों को सेकंड ईयर में करवाता और थर्ड ईयर में करवाऊंगा, ये भी अपने सिलेबस में है। KMnO4
KMnO4 और एक लिया था K2Cr2O7। एक बात बताओ, यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 7, और यहाँ पर Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 6। अरे सही है, इसका कितना होता है 25 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। आप लोगों को पता है Mn का 25 होता है, तो 5 तो D के हो गए, 2 S के हो गए, 7 के 7 निकाल दो तो D में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 0 बच गए। ठीक है ना। यहाँ पर Cr का कितना होता है 24, तो 2 तो किसके होते हैं, S के होते हैं, और 4 किसके होते हैं, D के। 6 के बाहर निकाल दो, 2 S के गए, 4 D के गए, इसका मतलब D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 0। अब मुझे एक बात बताओ यार, बीबीटी के अकॉर्डिंग तो ये दोनों कलर लेस होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि इनके पास तो A युग्मित इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, तो बीबीटी सिद्धांत के अनुसार तो दोनों ही क्या होने चाहिए, कलर लेस होने चाहिए, रंगहीन होने चाहिए। लेकिन आपको पता भैया, ये तो दोनों ही कलर शो करते हैं, बहुत ही ज्यादा डार्क कलर शो करते हैं, बहुत ही गहरा कलर शो करते हैं। जब गहरा कलर शो करते हैं और लोग बागों ने पूछी कि एक बात बता भाई बीबीटी, तू ये बता कि इनके पास तो A युग्मित इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, फिर भी ये कलर शो करते हैं, तो इसको एक्सप्लेन कर। तो बीबीटी सिद्धांत ने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला, तो ये उसकी क्या बना दी, कमी। तो एक तो कलर प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं किया था, और एक स्पेक्ट्रमी व्यवहार का मतलब समझे। अभी एक वर्ड बोला स्पेक्ट्रमी व्यवहार, देखो भैया सुनो मेरी बात, ये भी लिखा रखा है स्पेक्ट्रमी व्यवहार, स्पेक्ट्रमी बिहेवियर का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स, आपको पता है 2 रीजन में कलर शो करते हैं, एक तो यूवी रीजन में कलर शो करते हैं और एक विजिबल रीजन में कलर शो करते हैं। कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल हमेशा विजिबल रीजन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी वाले दृश्य क्षेत्र, और यूवी रीजन जिसको अल्ट्रावायलेट हिंदी में क्या बोलते हैं, पराबैंगनी क्षेत्र। कलर के लिए पराबैंगनी क्षेत्र रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, यूवी रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, कलर के लिए विजिबल मतलब दृश्य क्षेत्र रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कॉमन सी बात है, उस दृश्य क्षेत्र में विजिबल रीजन में जब किसी कॉम्प्लेक्स को आप रखोगे तो वो क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, और एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो वहां पर वो क्या शो करेगा, स्पेक्ट्रा शो करेगा, और बस वो स्पेक्ट्रा ही क्या होता है, कलर होता है। आगे बढ़ चलिए, इसका मतलब इन दोनों का एक ही मतलब होता है, दोनों पॉइंट का। तो दूसरी लिमिटेशन क्या हो गई कि संकुलों में स्पेक्ट्रमी व्यवहार तथा रंगीन प्रकृति की व्याख्या बीबीटी नहीं करता। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, और ये हो जाती है भैया इसकी दूसरी लिमिटेशन। पहली आ गई मेटल पर अधिक फोकस, लिगेंड पर कम फोकस। दूसरी क्या कि संकुल में स्पेक्ट्रमी व्यवहार तथा रंगीन प्रकृति की व्याख्या बीबीटी नहीं करता। उसको प्रूव करके बता दिया कि इनके पास A युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन फिर भी ये कलर शो करते हैं, इसको बीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सका। चलो ठीक है, ये बात तो वही इसकी दो। तीसरी लिमिटेशन इसकी है कि काफी ऐसे कॉम्प्लेक्स थे जिनकी ज्यामिति के बारे में इसने नहीं बताया था। इसका मतलब तीसरा पॉइंट में जियोमेट्री के बारे में बोल देता हूं कि कुछ कॉम्प्लेक्स, देखो ज्यादातर इसने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी थे जिनकी ज्यामिति के बारे में, जियोमेट्री के बारे में इसने कोई भी डिस्कशन नहीं किया था, कोई डिस्कशन नहीं किया था, तो ये इसकी क्या बना दी, कमी बना दी। तो तीसरी लिमिटेशन क्या हुआ कि कई संकुलों की ज्यामिति की व्याख्या बीबीटी नहीं करता। ठीक है, काफी ऐसे यार बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स थे जिसके बारे में कोई डिस्कशन किया ही नहीं था इसने। जब डिस्कशन नहीं किया तो लोग बागों ने पूछी भैया इसकी क्या शेप बन रही है, इसने कोई जवाब नहीं दिया जवाब दिया, तो इसकी क्या बनाती वो लिमिटेशन। और ये हो जाती है इसकी तीसरी लिमिटेशन, जो किस नाम से जानी जाएगी, अपने ज्यामिति के नाम से, कि कई संकुलों की ज्यामिति या जियोमेट्री की व्याख्या बीबीटी नहीं करता। अब चौथे पॉइंट की बात करते हैं, तो सुनना, मैंने आप लोगों को बीबीटी के पॉइंटों में बताता आंतरिक कक्षक संकुल तथा बाह्य कक्षक संकुल, मतलब इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। इसने वो सिर्फ पॉइंट बोला था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल क्या होते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन किया था किसने, सीएफटी ने। ये मैं बोलता हूं ना कि जब भाई चौथा इलेक्ट्रॉन आपका नीचे गया तो उसको बोलते हैं निम्न कक्षक संकुल, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया उसको बोलते हैं उच्च कक्षक संकुल, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान में रखना, ये उस वक्त टॉपिक चल रहा था, इसलिए मैंने पूरा ही एक्सप्लेन किया था। ये बीबीटी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, इसको एक्सप्लेन किसने किया था, सीएफटी ने। सीएफटी आगे जाकर जब सीएफटी थोड़ी पढ़ाऊंगा तब मैं इस चीज का डिस्कशन करूंगा कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तो उसके अंदर पेयरिंग होती है, और जब वीक लिगेंड होते हैं उस पर पेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन चौथा कहां पर जाता है, ऊपर। ये बीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, किसने किया था, सीएफटी ने। इसका मतलब इसकी चौथी लिमिटेशन हो गई कि संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल तथा बाह्य कक्षक संकुल कब बनेगा, इसकी व्याख्या बीबीटी नहीं करता। मतलब इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब होगा, इसके बारे में बीबीटी ने कोई भी डिस्कशन नहीं किया। तो इसकी कितनी लिमिटेशन हो गई, 4। अरे हो गई ना, पहला मेटल हो गया, दूसरा स्पेक्ट्रम में कलर प्रॉपर्टीज हो गई, तीसरी क्या हो गई, जियोमेट्री हो गई, और चौथी क्या हो गई, आंतरिक कक्षक संकुल बाह्य कक्षक संकुल। इसको सही तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब पांचवा पॉइंट ही है, ध्यान से समझना पांचवा पॉइंट को, ये प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंडों की हम बात करते हैं ना कि भैया इनको तो प्रबल लिगेंड बोलते हैं और इनको दुर्बल लिगेंड बोलते हैं। तो लोग बागों ने पूछा इससे भाई कि एक बात बता यार, इनको तू प्रबल लिगेंड बोल रहा है और इनको तू दुर्बल लिगेंड बोल रहा है, तो वैसे ही बोल रहा है। अरे भाई कोई ना कोई तो बात होगी, आप जिसको प्रबल लिगेंड बोल रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से आप उसको प्रबल लिगेंड बोल रहे हो। ये तो एक रेक्टिफिकेशन वाली बात हो गई ना कि मैंने बोल दी भाई प्रबल लिगेंड कौन कौन से होते हैं, COCN NO2 NH3, और दुर्बल लिगेंड कौन से हो गए, H2FCl Bri। मैं लिख देता हूं यहां पर आप लोगों के लिए, देखो ध्यान से समझना, प्रबल और दुर्बल लिगेंड दोनों को लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो प्रबल लिगेंड मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड, प्रबल लिगेंड मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन, COCN
NO2 और NH3, ये तो हो गए प्रबल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड हो गए, दुर्बल लिगेंड हो गए आपके H2O, FCl, Br और I। भैया ये तो हो गए आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड और ये हो गए आपके वीक लिगेंड। तो इसको आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल रहे हो तो वैसे बोल रहे हो, अरे कोई ना कोई तो बात होगी जिसकी वजह से आप इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल रहे हो और इसको आप वीक लिगेंड बोल रहे हो। जब पाउली से लोग बागों ने ये बात पूछी कि भाई आप इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल रहे हो और इसको वीक लिगेंड बोल रहे हो, तो इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से आप इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोल रहे हो और इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से आप इसको वीक लिगेंड बोल रहे हो। तो जब लोग बागों ने पाउली से इसको पूछा तो पाउली के पास कोई भी जवाब नहीं था, जवाब नहीं था तो ये उसकी क्या बना दी, कमी। इसका मतलब अगली 5वें नंबर की जो अपनी लिमिटेशन है वो ये हो जाती है कि इस सिद्धांत द्वारा या बीबीटी सिद्धांत द्वारा प्रबल लिगेंड क्षेत्र तथा दुर्बल लिगेंड क्षेत्रों में विभेद नहीं कर सकते। मतलब स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक कौन सा इसके बारे में आप नहीं बता सकते। कौन सी थ्योरी का अकॉर्डिंग, बीपीटी थ्योरी का अकॉर्डिंग। तो ये भी उसकी क्या बना दी, लिमिटेशन बना दी। ठीक है ना। कितनी लिमिटेशन हो गई आप लोगों की, 5 लिमिटेशन हो गई। आप सुनो मेरी बात, छठी जो लिमिटेशन लेकर आ रहा हूं वो मैं बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। तो फिर वो एक बात आ जाए जो कलर प्रॉपर्टीज में बोली थी, क्या बोली थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, कि जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो कौन होता है, पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन होता है, डायमैग्नेटिक। मतलब जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो कौन होता है, अनुचुंबकीय, और जिसके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन होता है, प्रतिचुंबकीय। लेकिन मैं एक दो एग्जांपल ऐसे भी ले लूं जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन फिर भी वो क्या शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अभी मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। देखो एक एग्जांपल लेते ही ये तस्वीर आप लोगों की क्लियर हो जाएगी कि इसके पास तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है फिर भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और ये हो गया CONH3 का होल 6 और ये हो गए भैया आपके प्लस के 3। अब सुनो मेरी बात, अभी मैं इसको पूरी को एक्सप्लेन कर देता हूं फिर उसके बाद में डिस्कशन करते हैं। एक बात बताओ यार, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27, ठीक है ना। और NH3 कौन होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करवाओगे, ये तो बात मानते हो ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना कितना, 6, और NH3 न्यूट्रल होता है 6 × 0 करने पर 0। इसका मतलब CO की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी निकली, प्लस के 3। अब सुनो मेरी बात, अब तो डायरेक्ट लिख दूं मैं इसकी पेयरिंग करवाकर। अरे अब तो डायरेक्ट लिख दूं ना, क्योंकि पहले दूसरे लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया कि पेयरिंग कैसे करवाते कैसे नहीं करवाते। अरे भैया जिन लोगों ने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा वहां से लेक्चरों को क्लियर करो। डायरेक्ट आप लोगों के नहीं आएंगे लिमिटेशन समझ में, अगर आएंगे तो सिर्फ रट्टा मारोगे इन चीजों में। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ आप लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को देखो, ठीक है ना। क्योंकि वो चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं डायरेक्ट लूंगा यहाँ पर चीजों को। क्यों लूंगा, क्योंकि मैंने समझा दिया। बार बार में कौन समझाएगा इनको कि भाई दोबारा से बस वो पेयरिंग करवाने लग गया, नहीं। वो पहले दूसरे लेक्चर में बहुत शानदार तरीका से एक्सप्लेन कर दिया। आप पहले और दूसरे लेक्चर को अच्छे से क्लियर करो, तीसरे लेक्चर को अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद में इस चौथे लेक्चर पर जब जाकर आपके कमी लिमिटेशन अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो देखो सुनो मेरी बात, दोबारा टॉपिक को लेता हूं। CO 3D का होता है, CO किसका होता है, 3D का। और आपको पता है NH3 कौन सा होता है, प्रबल लिगेंड होता है। मतलब कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो पेयरिंग करवा दूं ये बताया, तो चलो मैं डायरेक्ट करवा देता हूं। ये लो भैया, ये लो 3D। अच्छा एक बात बताओ मुझे यार, यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 4 5 हो गई। हाँ, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। इसका मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। 7 और 2 कितने होते हैं, 9, और 9 के अंदर से 3 गए तो कितने बचे, 6 बचे, और 6 की पेयरिंग करवाओ, 6 के पेयर कितने बनते हैं, 3। इसका मतलब 1 2 और 3। और अब आगे बात समझ में क्या, कि एक बात होता भैया, इस कॉम्प्लेक्स के पास का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अरे नहीं है यार, युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके पास। युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अब बीबीटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय है, डायमैग्नेटिक। लेकिन ये तो प्रतिचुंबकीय होता ही नहीं, ये तो अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो लोग बागों ने उससे पूछी कि एक बात बता भाई, तेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग तैने बोला कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर वो कौन होगा, अनुचुंबकीय, और युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर वो कौन होगा, प्रतिचुंबकीय। यार इसके पास तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। और ये देख तेरे सामने कलर शो कर रहा है, कलर शो कर रहा है, तो इसको तू एक्सप्लेन कर। तो इसने बीबीटी ने इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया था, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भाई ये कलर प्रॉपर्टी कैसे शो कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उसने तो पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बेस माना था, और यहाँ पर तो ये चीज चल ही नहीं रही है। आगे बात समझिए, जब लोग बागों ने उससे इस कॉम्प्लेक्स को लेकर पूछा था तो बीबीटी ने इस चीज का कोई भी जवाब नहीं दिया था। तो लोग बागों ने उसकी लिमिटेशन बना दी कि भाई इसको तू एक्सप्लेन नहीं कर सका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, तो हम तेरी कमी बना देते हैं। तो दूसरी अगली लिमिटेशन जो चल रही है वो हमारी क्या हो गई
कि विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या बीबीटी नहीं करता। विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या बीबीटी नहीं करता। ठीक है ना। अब जो मैं अगली लिमिटेशन ले रहा हूं, अगली लिमिटेशन तो आप समझ गए होंगे कि बीबीटी ने जो ज्यादा फोकस किया था वो किस पर फोकस किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, 2 एग्जांपल तो मैंने 4 के बताए थे और 2 एग्जांपल मैंने किसके बताए थे, 6 के। मतलब एक जगह पर तो 4 लिगेंड थे और एक जगह पर कितने लिगेंड थे, 6। 5 की कोई बात ही नहीं की थी इसने, 5 वाले का तो उसने बहुत ही कम डिस्कशन किया था, तो लोग बागों ने उसको कमी बना दी कि यह सिद्धांत उन संकुलों को समझाने में असफल रहा जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 या उपसहज संयोजक संख्या कितनी थी, 5। ठीक है ना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। और अब इसकी जो 8वें नंबर की लिमिटेशन है वो ध्यान से समझना। 8वें नंबर की लिमिटेशन ये है कि एक बात बताओ यार, बीबीटी थ्योरी आपने पूरी पढ़ ली, क्या कहीं पर भी उसका कोई सा भी पॉइंट, या मैंने पूरी पढ़ाने के बाद कहीं पर भी अभिक्रिया की कोटि और उसकी क्रिया विधि मतलब रिएक्शन का ऑर्डर और उसकी मैकेनिज्म की मैंने कहीं पर बात की नहीं। मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा दी लेकिन कहीं पर भी मैंने कोटि का डिस्कशन नहीं किया कि भाई जो रिएक्शन है या जो कॉम्प्लेक्स है वो फर्स्ट, जो रिएक्शन करवा रहे हो आप वो फर्स्ट ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की, इसके बारे में उसने कोई भी डिस्कशन नहीं किया। तो ना ही कोई रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात की थी। इसका मतलब इस सिद्धांत द्वारा अभिक्रिया की कोटि एवं क्रिया विधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये इसकी कितनी लिमिटेशन हो जाती है, 8। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी पूरी लिमिटेशन कितनी करवाऊंगा, 11। इस वक्त मैंने कितनी लिमिटेशन करवा दी आपको, 8। अब जो 3 लिमिटेशन है वो तीनों लिमिटेशन बहुत ही ज्यादा समझने वाली है। ठीक है ना। इसलिए वो तीनों लिमिटेशनों को मैं स्पेशल लेक्चर में लेके आऊंगा। भैया एक बार फिर सुन लो, 8 लिमिटेशन तो मैंने इस लेक्चर में करवा दी, 3 लिमिटेशन कंप्लीट रूप से समझने लायक है। इसलिए मैं चाहता हूं, क्योंकि अगर इसमें करवा दी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उनको बिल्कुल स्पेशल, और फिर ये तीनों पॉइंट भी इसमें मिक्स हो जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए मैं चाहता हूं जो स्पेशल लेक्चर आए उस स्पेशल लेक्चर में आप उनको बहुत ध्यान से और ठंडे दिमाग से समझो, आप बढ़िया तरीका से। 8 इधर करवा दी। देखो ऐसा भी नहीं कि गिच मिच चलती जा रही, कुछ आता पता ही नहीं चीजों का, ऐसा नहीं। 8 लिमिटेशन यहां पर अभी मैं आपको याद करवा देता हूं। 8 और 3 उसमें हो जाएंगे, 8 और 3 11। जैसे ही आपकी 11 होंगी आप बिल्कुल बोल दोगे सर 8 और लिमिटेशन, सॉरी 11 लिमिटेशन हमको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गई सर, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इनमें। ठीक है ना। और 8 को तो मैं अभी याद करवाने वाला हूं। एक बात बताओ मुझे यार, 8 को याद करते हैं। सुनो, आउटलाइन, रट्टा नहीं, आउटलाइन। आउटलाइन पता, क्योंकि कॉमन सी बात है, आप किसी की कमी निकाल रहे हो, कमी निकाल रहे हो तो नहीं करना है भाई। खूबी तो आप बोल नहीं रहे हो कि जैसा ये काम नहीं करता है इसका मतलब कमी कर रहे हो आप, करता है इसका मतलब ये उसकी खूबी है। तो देखो कमी निकाल रहे हो बीबीटी सिद्धांत की। पहला, मेटल आयन पर अधिक ध्यान दिया है, धातु के आयन पर, मेटल आयन पर अधिक ध्यान दिया गया है, मतलब धातु आयन पर अधिक दिया गया है और लिगेंड के महत्व पर उसने कम ध्यान दिया है। ठीक है। दूसरा मतलब किसका, स्पेक्ट्रमी विभाग तथा रंगीन प्रकृति की व्याख्या बीबीटी नहीं करता, मतलब स्पेक्ट्रमी विभाग कलर प्रॉपर्टीज की बीबीटी व्याख्या नहीं करता। उसके बाद कौन सी हो गई, इसकी ज्योमेट्री हो गई, क्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई। उसके बाद ज्योमेट्री के बाद आप लोगों को पता आंतरिक कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल बोले थे। फिर आपने प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड बोले थे। प्रबल लिगेंड क्षेत्र और दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में विभेद नहीं करता। एक कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का एग्जांपल लिया था कि भाई जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता उनको ये एक्सप्लेन नहीं करता। एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का बोला था आप लोगों ने कि भाई इस सिद्धांत द्वारा आप लोग इस सिद्धांत द्वारा बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिनकी चुंबकीय गुणों की ये मात्रात्मक व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है ना। और एक पॉइंट आपने ये बोला था कि इस सिद्धांत द्वारा अभिक्रिया की कोटि एवं उसकी क्रिया विधि का निष्कर्षण नहीं कर सकते। हो तो गया यार, क्या प्रॉब्लम आई आप लोगों को। और अभी मैं आपको लिखवा दूंगा, लिखवाने के बाद एक बार फिर बोल दूंगा और आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई है नहीं? 8 लिमिटेशन मैंने करवा दी और आपको बिल्कुल एक एक लिमिटेशन मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी। आप भैया ध्यान से समझ लेना इन चीजों को। ठीक है ना। रट्टा कहीं पर नहीं मरवाया, मैंने पूरी की पूरी 8 के 8 लिमिटेशनों को मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है। और इस चीज का आप सपोर्ट करते हो कि पहली लिमिटेशन सही है, उसने मेटल पे फोकस किया था। दूसरी आप लोगों ने एग्जांपल के मैंने पूरा K2Cr2 में देख लिया आप लोगों ने, कलर शो करते हैं जबकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसका मतलब कलर प्रॉपर्टीज और स्पेक्ट्रमी विभाग को शो नहीं करता। अगली काफी कॉम्प्लेक्स ऐसे थे जिनकी ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताता। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने अगला लिया था वो आंतरिक कक्षक संकुल, बाह्य कक्षक संकुल कब बनेगा इसकी व्याख्या उसने नहीं की थी। उसके बाद प्रबल लिगेंड क्षेत्र और दुर्बल के बारे में बताया कि भाई कब इसमें अगर ये प्रबल है तो ये प्रबल क्यों है, वो दुर्बल है तो वो दुर्बल क्यों है, इसके बारे में उसने कोई डिस्कशन नहीं किया था। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले के इसने कोई बात नहीं की थी, 4 और 6 की बात की थी। उसके बाद इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का एक एग्जाम्पल लिया था, CuNH, ये रहा वो रहा CuNH3+, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं है ना, फिर भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसको बीबीटी एक्सप्लेन नहीं करता। और छठे पॉइंट में तो आपको
बात आई गई सामने। क्या अभिक्रिया की कोटि एवं क्रिया विधि के बारे में कहीं पर भी मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा दी शुरू से लेकर तीसरे लेक्चर तक। ना तो मैंने अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर की बात की है और ना ही मैंने उसकी क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म की बात की है। ये कितनी हो गई उसकी 8 लिमिटेशन। 3 मैं फिर बोल रहा हूँ जबरदस्त 3 लिमिटेशन है। कुल मिलाकर मेरी पूरी बीबीटी की लिमिटेशन कितनी होंगी 11। वो 4 नंबर में पूछ, वो 5 नंबर में पूछ, वो 1 नंबर में पूछ, वो 2 नंबर में पूछ, वो 3 नंबर में पूछ, जैसे पूछे जवाब दे दो। ये नहीं भाई लिमिटेशन करवा के आपने 3 4 5 लिमिटेशन करवाया, 4 5 लिमिटेशन के बाद बस साइड में हो गए और एक एक लिमिटेशन को दो स्पेक्ट्रम में व्यवहार और कलर प्रॉपर्टीज की एक ही लिमिटेशन है। स्पेक्ट्रम में व्यवहार और कलर प्रॉपर्टीज की एक लिमिटेशन, आप उनकी दो लिमिटेशन बना रहे हो। यार ये कौन सी बात हुई? आगे नहीं बात समझ में? इसका मतलब जो भी चीजें सिस्टमेटिक तरीका से, अब मैंने 11 करवा दी, अगर वो 5 नंबर का पूछे तो पूरी लिख दो, 4 नंबर का पूछे तो 1 2 कम कर दो, ठीक है ना, और कम पूछे तो कम कर दो। आगे नहीं बात समझ? जिस तरीका से वो पूछे उस तरीका से जवाब दे दो, क्योंकि ज्यादा करवाने के बाद अगर कम का क्वेश्चन आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा का क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो पूरी करवाई है और कॉमन सी बात है वो चीज आपके सिलेबस में दे रखी है। यार वहां पर वो चीजें तो करवाओ आप भाई। ऐसे तो नहीं है कि जहां पर जो चीज आपके सिलेबस में नहीं है उनमें तो चलते जा रहे हैं, खर्रा भरवा दो, चलो भैया चलो खर्रा भर रहे हैं। और जहां पर जो मुद्दे की बात आई ना कि हाँ यहां से हमारी यूनिट चालू हो रही है, वहां पर आप बाउंसर देना चालू कर दिए, कुछ 2 3 4 लिमिटेशन करवा रहे हो। अगर वो 4 नंबर का पूछ लिया आप क्या कर लोगे? आप लोग नहीं, आप क्या कर लोगे भाई? 1 2 नंबर तक तो बात ठीक है आपकी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर तक तो चल जाएगी। 4 का हो गए तो क्या कर लोगे? हमने तो 11 करवाई है, 4 का पूछ, 5 का पूछ, 1 का पूछ, 2 का पूछ, 3 का पूछ, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि हमने तो पहले से कॉपी कर रखी है और कॉमन सी बात है हमारे सिलेबस में। यार इस चीज में आप चीजों को काट नहीं सकते, जो चीज सिलेबस में दे रखी है उसको तो पूरा करवाओ आप भाई। आगे बात समझे? अगर अब जैसे 3 वो लिमिटेशन आएंगे, 3 इतनी जबरदस्त लिमिटेशन अगर आप उनको नहीं करवा रहे हो, कहीं पर किसी ने पूछ लिया आप लोगों से, कोई कंपटीशन में पूछ लिया, कहीं पर किसी ने पढ़ाना पड़ गया, कहीं किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया भाई इसका मतलब क्या जवाब दोगे? भाई आप लोगों से पूछता हूं मैं, क्या जवाब दोगे? और ये 3 लिमिटेशन आए जब देख लेना आप लोग कि मतलब क्या है यार, कुछ करवा ही नहीं। और यहां पर तभी तो मैं आप लोगों से बोल रहा हूं लेक्चरों की आप कंपेयर करते रहना, क्योंकि जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे तब तक इस चीज का पता नहीं चलेगा यार ये क्या करवा रहा है और ये क्या करवा रहा है। आगे बात सुनिए, जितने भी मार्केट में लोग चल रहे हैं आप बिल्कुल लेक्चरों को उनके को देखो, एक बार लेक्चर इधर देखो, दोनों ही क्वालिटी मिलेंगे आपको, चीजें एक्सप्लेन करने को भी मिलेंगी, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों को पता नोट्स तो अपनी बेस्ट क्वालिटी है ही है। आगे बात सुनिए, नोट्स अपनी सबसे बड़ी पावर है, ये मैं पहले ही बोल चुका हूं। 100 पेजों को 2 पेजों में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो वो आपकी क्वालिटी शो करती है। 2 पेजों के 100 पेज तो तुम भी बना दोगे, कोई भी बना देगा उनका, तो 100 को 2 में कन्वर्ट करके बताओ। और नोट्स का मतलब यही तो होता है कि भाई आप उन चीजों को शॉर्ट एंड स्वीट लिखो, मतलब अपने शब्दों में लिखो, जो भी चीज आप समझ रहे हो ना उसको अपने वर्डों में बोलो। ये नहीं बोल कुछ रहे हो और लिखा कुछ रहे हो, ये क्या मतलब हुआ यार? कुछ बुकों को छप्पा देते हैं, अरे यार हद है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो मैं एक लिमिटेशन को लिखवा दूं, ठीक है ना। 8 लिमिटेशन आज के लेक्चर तक करवाएंगे, 8 करवा देता हूं, ठीक है ना। एक बार फिर बता देता हूं, जो स्टूडेंटों ने पेज नहीं छोड़े वो नोटबुक ले आना, 1 2 3 और 4 पन्ने छोड़ देना आप लोग, 4 पन्ने छोड़ देना, क्योंकि अब तक जो मैंने मैटर करवाया वो भी वहां पर मेंशन करना है, पूरा मैटर लिखना है। और फिर यहां से 4 पन्ने छोड़ने के बाद 5वें पन्ने पर आप हेडिंग डाल देना बीबीटी सिद्धांत की कमियां, लिमिटेशन ऑफ बीबीटी थ्योरी, ठीक है ना। फिर हम यहाँ से डिस्कशन करते हैं, तो लिखना चालू कर दो आप। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बता दिया भैया, यहाँ पर एक मीडियम में लिखवाऊंगा, हिंदी मीडियम में टर्मिनोलॉजी यूज कर लूंगा मैं आप लोगों के लिए। बाकी के इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाना, मैं वहां से उन लोगों के लिए नोट सेंड कर दूंगा, वो आराम से बिंदास होकर पढ़ो और अपनी क्लियर कॉपी में मेंशन कर लेना उनको, ठीक है ना। फिर बता देता हूं क्लियर कॉपी में मेरे साथ साथ मेंशन करते चलना आप चीजों को। इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट मुझे इस वक्त देख रहे हो सुन रहे हैं, ठीक है ना, आप लोगों को काम है क्लास समझना। एक बात बता, जब क्लास समझ में आ गई तो बुक को पीडीएफ नोट्स क्या है यार, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए वहां पर आ जाना, मैं उनको लिए नोट सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जितने भी हैं लिखना चालू कर दो। तो पहला लिखो, ठीक, तो लिखो, पहला नहीं पहले लाइन बना लेते हैं, तो लिखो बीबीटी सिद्धांत की मुख्य कमियां निम्नलिखित हैं। 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 पहली लिमिटेशन लिखो, पहला पॉइंट लिख दो इस तरीका से, पहला पॉइंट लिखो उसमें लिखो पहला पॉइंट लिखो, इस सिद्धांत में धातु आयन पर अधिक महत्व दिया गया है। इस सिद्धांत में धातु आयन पर अधिक महत्व दिया गया है, जबकि लिगेंड के महत्व पर कम ध्यान दिया गया है। जबकि लिगेंड के महत्व पर कम ध्यान दिया गया है।
जबकि लिगेंड के महत्व पर कम ध्यान दिया गया है। ठीक है, मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा, एक भी चीज नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से देख ले। तो पुराने नोट्स पड़े हो आपके पिछली ईयर के बच्चों पर देख लेना, कोई भी नहीं, बिल्कुल पूरे टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है ना, ये तो आप जानते हो करनी नहीं काटता मैं टॉपिक को, मैं इसको छोड़ दे उसको कर, नहीं 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 नहीं, पूरे सिस्टमेटिक तरीका से आपके पूरे नोट्स होंगे। ठीक है ना। दूसरी लिमिटेशन लिखो, लिखो संकुलों में स्पेक्ट्रमी व्यवहार, संकुलों में स्पेक्ट्रमी व्यवहार तथा रंगीन प्रकृति की, संकुलों में स्पेक्ट्रमी व्यवहार तथा रंगीन प्रकृति की व्याख्या बीबीटी नहीं करता। संकुलों में स्पेक्ट्रमी व्यवहार तथा रंगीन प्रकृति की व्याख्या बीबीटी नहीं करता, बीबीटी नहीं करता। अगला तीसरा पॉइंट, कई संकुलों की ज्यामिति की व्याख्या, कई संकुलों की ज्यामिति की व्याख्या बीबीटी नहीं करता, कई संकुलों की ज्यामिति की व्याख्या बीबीटी नहीं करता, कई संकुलों की ज्यामिति की व्याख्या बीबीटी नहीं करता। 3, चौथी लिखो, आंतरिक कक्षक संकुल तथा बाह्य कक्षक संकुल कब बनेगा, आंतरिक कक्षक संकुल तथा बाह्य कक्षक संकुल कब बनेगा, आंतरिक कक्षक संकुल तथा बाह्य कक्षक संकुल कब बनेगा, इसकी व्याख्या बीबीटी नहीं करता, इसकी व्याख्या बीबीटी नहीं करता, इसकी व्याख्या बीबीटी नहीं करता, इसकी व्याख्या बीबीटी नहीं करता। कितनी हो गई? 4। 5वें नंबर के लिखो, यह सिद्धांत, यह सिद्धांत, यह सिद्धांत प्रबल लिगैंड क्षेत्र तथा, यह सिद्धांत प्रबल लिगैंड क्षेत्र तथा दुर्बल लिगैंड क्षेत्रों में, यह सिद्धांत प्रबल लिगैंड क्षेत्र तथा दुर्बल लिगैंड क्षेत्रों में विभेद नहीं करता, यह सिद्धांत प्रबल लिगैंड क्षेत्र तथा दुर्बल लिगैंड क्षेत्रों में विभेद नहीं करता। कितनी? 5। 6ठे नंबर के लिखो, यह सिद्धांत, यह सिद्धांत उन संकुलों को समझाने में असफल रहा, यह सिद्धांत उन संकुलों को समझाने में असफल रहा, यह सिद्धांत उन संकुलों को समझाने में असफल रहा जिनकी उपसहसंयोजक संख्या 5 है। 5 को गणित में लिख लेना, जिनकी उपसहसंयोजक संख्या 5 है। दोबारा बोल देता हूं, यह संकुल, यह सिद्धांत उन संकुलों को समझाने में असफल रहा जिनकी उपसहसंयोजक संख्या 5 है। कितनी हो गई? 6। 7वें नंबर के लिखो, विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की, विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या, विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते, विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते, इस सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते, इस सिद्धांत के आधार पर नहीं कर सकते। कितनी हो गई? 7 हो गई ना। 8वें नंबर के लिखो, लिखना, इस सिद्धांत द्वारा अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर, इस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया की कोटि मतलब रिएक्शन का ऑर्डर, इस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया की कोटि एवं उसकी क्रिया विधि की व्याख्या नहीं कर सकते, एवं उसकी क्रिया विधि की व्याख्या नहीं कर सकते मैकेनिज्म, इस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रिया की कोटि एवं क्रिया विधि की व्याख्या नहीं कर सकते, क्रिया विधि की व्याख्या नहीं कर सकते या उसकी क्रिया विधि की व्याख्या नहीं कर सकते, कैसे भी लिख देना। ठीक है ना। कितनी लिमिटेशन हो गई भैया? 8, 9वीं, 10वीं और 11वीं। इसके लिए आप लेक्चर 5 का वेट कीजिए। ठीक है ना। जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबके बीच में लिंक को शेयर कर दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भैया वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग बड़े स्मार्ट बन रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग। भैया वीडियो देख लिया और भैया लाइक नहीं करे। अरे यार कैसे वीडियो देख भी लिया और लाइक भी नहीं कर रहे हो? उसको क्या हाथ में बैंड लग गया क्या? अरे उसको एक बटन ही तो दबाना है, दबा के लाइक करो यार वीडियो को। इसमें अगर आपको पसंद, तो यार आपको आता ही है लेक्चर, तो लेक्चर जब पसंद आ रहा है तो उसको डिसलाइक मत कर देना बेटा, ध्यान में रखना। कोई सा आगे बात समझे, वीडियो को लाइक कर देना, कहीं ऐसे नहीं डिसलाइक को मार दो मेरे लाइक के थे। ठीक है ना, इसलिए लाइक कर देना वीडियो को। बता दिया, एक बार और बता देना, बीबीटी की लिमिटेशन सीधी सी है यार, क्या प्रॉब्लम है? आउटलाइन ध्यान में रखो। पहली मेटल लाइन पर ध्यान दिएगा यार, दूसरी आउटलाइन बता रहा हूं मैं, दूसरी स्पेक्ट्रम में व्यवहार तथा रंगीन प्रकृति, तीसरी ज्यामिति, चौथी आंतरिक कक्षक संकुल तथा बाह्य कक्षक संकुल, पांचवी प्रबल लिगैंड क्षेत्र तथा दुर्बल लिगैंड क्षेत्र। और भैया छठी कौन सी है? छठी कौन सी बताई थी मैंने आप लोगों के लिए? छठी बताई थी मैंने, अभिक्रिया कैसे कर लेना, उसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं है। छठी अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाली कर लेना, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाली आप छठी कर लेना। 7वीं आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कर लेना और 8वीं आप अभिक्रिया की कोटि एवं क्रिया विधि कर लेना। हो गई ना 8। एक बार फिर सुन लो, मेटल आयन पर अधिक ध्यान, दूसरी कौन सी? स्पेक्ट्रम में व्यवहार रंगीन प्रकृति, तीसरी कौन सी हो गई हमारी
तीसरी कौन सी हो गई, ज्यामिति हो गई। चौथी कौन सी हो गई, आंतरिक कच्चक संकुल, बाह्य कच्चक संकुल। पांचवी प्रबल लिगैंड क्षेत्र, दुर्बल लिगैंड क्षेत्र। और छठी कौन सी हो गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाली। सातवीं कौन सी हो गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आठवीं कौन सी हो गई, अभिक्रिया की कोटि एवं क्रियाविधि। 9वीं, 10वीं और 11वीं लेक्चर 5 में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना।